यह कथा शीतल नामक एक महिला टैक्सी ड्राइवर के द्वारा पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। राइड 9 गोभी परांठा। वह एक सुखद शाम थी। सड़क पर मोटरों की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन आज सड़क पर ट्रैफिक कुछ कम दिखाई दे रहा था। समुद्री हवा जमीन की ओर बह रही थी, जिससे पृथ्वी की तेज गर्मी खत्म हो रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि बादल अस्थायी रूप से गायब हो गए, जिससे आकाश का स्पष्ट दृश्य दिखाई देने लगा और कोई भी सूर्य को बिना किसी बाधा के डूबते हुए देख सका। मॉनसून के मौसम में इस प्रकार के दिन मुंबई में दुर्लभ होते हैं। पश्चिम का सूरज एक लाल गेंद की तरह दिख रहा था, जो 1-2 मिनट में जलने और समुद्र में समा जाने को तैयार थी। मुझे यकीन था, चूंकि आसमान इतना साफ था, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी हम चांद और सितारों को चमकते हुए देख पाएंगे। मैं मलाड के पासपोर्ट कार्यालय से होकर गुजरी थी, जहां साहब की इमारत थी। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि मैं साहब के घर में कदम रखूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वे वहां होंगे या नहीं। मैं अपनी टैक्सी खाली लेकर हाईवे की ओर जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं हवाई अड्डे से किसी यात्री को ले आऊं। मैं हवाई अड्डे पर पहुंची और मुझे एक कप चाय पीने और कुछ खाने का मन हुआ। जैसे ही मैंने एक होटल में कदम रखा, मैंने विजय को अपने दोस्तों के साथ बैठे देखा। क्या संयोग है! विजय ने मेरी ओर हाथ हिलाया और कहा, हाय मैडम। मैं विजय की मेज पर पहुंची और कहा, हाय। मैंने उससे कहा कि मुझे मैडम मत कहो, बस शीतल ही कहो। विजय ने मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए एक कुर्सी की पेशकश की, लेकिन मैं ऐसा करने में सहज नहीं थी और विनम्रता से मना करने के बाद दूसरी मेज पर चली गई। हालांकि मैंने उन्हें सूचित किया कि मुझे साहब ने मंगलवार को कारखाने के रास्ते से उसे लेने का निर्देश दिया था। हाँ, मुझे पता है, विजय ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इसे पहले ही अपनी डायरी में अंकित कर लिया था। मैं दूसरी टेबल पर बैठ गई और एक समोसा और एक कप चाय का ऑर्डर दिया। मैं इस बारे में सोचने लगी कि लोग अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करते हैं। क्या जीवन यांत्रिक होता जा रहा है, या यह लोगों के जीवन में कोई व्यवस्था बना रहा है, या यह महज एक सनक है जो विकसित हो रही है? क्या विजय इस तरह से अपने दिनों की योजना बना रहा है, या अपनी डायरी को सिर्फ एक अनुस्मारक के रूप में चिह्नित कर रहा है क्योंकि घटना महत्वपूर्ण है? क्या वह मरम्मत के बाद वाहन की डिलीवरी के वादों सहित हर चीज पर ध्यान देता है? उनकी कार्यशाला रिकॉर्ड बनाए रखने की हो सकती है। सब कुछ कहां और किया गया वह अलग लग रहा था। तब तक मैंने कार गैराज में किसी मैकेनिक को इलेक्ट्रॉनिक डायरी रखते नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह न केवल मालिक था, बल्कि एक मैकेनिक भी था। मैं डायरी में नोट्स बनाने की प्रक्रिया से दूर रहती हूं। मैं इसे नापसंद करती हूं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि यह कॉलेज प्रणाली में नहीं आया, अन्यथा प्रोफेसर छात्रों को समय देंगे, रमेश 1 बजे, शीतल 1:10 पर आ दे। अब हम किसी भी समय किसी भी संदेह के लिए स्टाफ रूम में चले जाते हैं। सत्यम जैसे प्रोफेसर हमेशा छात्रों से घिरे रहते हैं। निश्चित नहीं कि यह सही और कारगर प्रणाली है या नहीं, लेकिन इससे दिल और दिमाग को आजादी मिलती है। यह इतना अलग नहीं है जितना कि यह पता लगाना कि हर दिन डायरी में क्या है, वह भी कनिष्ठ स्तर पर, जब लोगों को किसी भी कार्यालय में वरिष्ठ लोगों की तरह समय के लिए उतना कठिन दबाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, क्या इस मामले में विजय को अपने कैलेंडर पर निशान लगाने की जरूरत थी? क्या इंसान का दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि उसे कोई भी घटना याद नहीं रहती? क्या इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बनता जा रहा है? यदि उन्हें याद नहीं है, तो वह घटना या व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा। यदि याद रखने योग्य बहुत सी बातें हैं, तो उनमें से कोई भी वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। वे नहीं जानते कि प्राथमिकता कैसे दी जाए। वे एक अकुशल जीवन जी रहे हैं, जहां दूसरे लोग उनका इस्तेमाल अपना बोझ कम करने के लिए कर रहे हैं। क्या वे समर्थक हैं या अन्यथा समय के गुलाम? यह केवल इलेक्ट्रॉनिक डायरी नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में मानवीय स्पर्श कम हो रहा है। क्या हम उतने ही खुले रहेंगे जितने तब थे जब हम खानाबदोश थे? एक दूसरे की निजी जिंदगी में अपनी मर्जी से घुसेंगे, बिना यह देखे कि कोई क्या कर रहा है और कहां है? मैं चाय का कप पीते हुए
यह सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे एक संदेश मिला जिसमें मुझे 8:45 तक पासपोर्ट कार्यालय में पहुंचने और विजय को भी लेने के लिए याद दिलाया गया। इससे मुझे पता चला कि आधुनिक समय में भी गोपनीयता मर चुकी है। मंगलवार की सुबह मैं सामान्य समय पर उठा और तैयार हो गई। मुझे विजय को उसकी दुकान से लेना था और फिर साहब को लेकर फैक्ट्री जाना था। मां मेरे नाश्ते के लिए गोभी परांठे बना रही थी। मैं उनके पास बैठ गई और नाश्ता करने लगी। जब मैं खाना खा रही थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कुछ साहब और विजय के लिए भी ले जाऊं। क्या साहब हमारे परांठे खाएंगे? हम आम तौर पर नाश्ते के लिए सब्जी नहीं बनाते हैं। हम बस घर पर बने परांठे को थोड़े से दही और हरी मिर्च के अचार के साथ खाते हैं। क्या साहब को यह पसंद आएगा? इसके अलावा मैं उन्हें कैसे पैक करूं? मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल नहीं था। क्या मैं उन्हें अपने प्लास्टिक टिफिन बॉक्स में ले जा सकती हूं? उसी सेकंड में मैंने कहा, मां, कृपया मेरे प्लास्टिक बॉक्स में 3 परांठे पैक कर दीजिए। मुझे यकीन नहीं था कि मैं उन्हें यह कब दूंगी। हो सकता है कि दोपहर में इसका स्वाद उतना अच्छा ना हो। मुझे नहीं पता था कि जब मैं उनके लिए खाना लाऊंगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अवचेतन रूप से यह वर्ग अंतर था जो मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वे इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेतना के दूसरे स्तर पर मैं इससे इनकार कर रही थी और उनकी अस्वीकृति को उचित ठहराने के लिए अधिक व्यावहारिक कारणों का आविष्कार कर रही थी। एक तरह से उनसे कम आक्रामक होने की अपील की जा रही है। मैंने अपना वाहन धो लिया था, सभी सीटों को अच्छे से साफ किया और पीछे अखबार रख दिया। मैं माई टाइम्स अखबार पढ़ती थी। मैंने देखा था कि साहब बिजनेस दैनिकों के अलावा यह अखबार भी पढ़ते थे। हालांकि आज सुबह मुझे अखबार पढ़ने का समय नहीं मिला। मैं विजय की वर्कशॉप में गई। संयोग से विजय वर्कशॉप में ही रहता है। विजय ने अन्य दिनों के विपरीत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वह पूरा सूट पहने हुए था, एक ग्रे रंग का और एक सादे गहरे नीले रंग की टाई के साथ एक बहुत ही हल्के नीले रंग की शर्ट। 7 गुना चौड़ी टाई पहनने वाले कई अन्य लोगों के विपरीत विजय ने एक पतली नेक टाई पहनी हुई थी जो हल्की सी हवा में लहराती थी। विजय कार में आगे बैठ गया और बोला, हाय शीतल। मैं सदमे में थी। क्या हो रहा था? वह एक वर्कशॉप का मालिक था और एक कॉरपोरेट प्रमुख की वेशभूषा में था। मुझे नमस्ते कहने में 1 सेकंड लगा। हम साहब के यहां पहुंचे। साहब भी पूरे ठाठ से पूरा सूट पहने हुए थे। इस बार साहब गहरे नीले रंग के सूट में थे। मुझे लगा कि आज कुछ हो रहा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या था। विजय भी फॉर्मल्स में क्यों थे? आज कंपनी के अधिकारियों के साथ उसे क्या करना है? मैंने सोचा कि अगर मुझे पता होता तो मैं शायद एक बेहतर पोशाक पहनती। मैंने बस एक पुराना सफेद टॉप और पैंट पहना था। संयोग से मुझे जूते पहनने का मन हुआ। क्या मैंने इस अवसर के लिए कपड़े पहने थे? मुझे यकीन नहीं था। लेकिन कंपनी में मैं कौन थी? मैं सिर्फ एक किराए की वाहन चालक थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कैसे कपड़े पहने थे? मैं नीचे उतरी और साहब के लिए दरवाजा खोला। साहब ने कहा, विजय आओ पीछे बैठो। मैं ड्राइवर की सीट पर गई और हम फैक्ट्री की ओर जाने लगे। साहब ने अपने लैपटॉप बैग से कुछ कागज निकाले और विजय को दे दिए, यह देखने के लिए कि सब कुछ ढका हुआ है या नहीं। मैंने 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा, यह देखने की उत्सुकता से कि साहब विजय को क्या दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे साहब उन्हें मेरे कागजात दे रहे थे जिन पर उन्होंने कुछ नोट्स बनाए थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। विजय ने कहा, सर, केवल पीलर और सुगंधित पेंट ही नहीं ढके हैं। विजय मेरे साहब को सर कहकर बुलाता है। सर, कुछ खाने को है क्या? मैंने नाश्ता नहीं किया, विजय ने कहा। मैंने हम सभी के लिए दोपहर के भोजन के लिए बिरयानी बनाई थी। मुझे इसमें से कुछ निकालने दो। जब साहब उसे बाहर निकालने ही वाले थे तो मैंने कहा, साहब 1 मिनट, मुझे गर्म गोभी परांठे मिले हैं। वाह, साहब ने कहा, फिर मुझे भी एक टुकड़ा चाहिए। मैंने उन्हें डिब्बा दे दिया। खाने के बाद विजय ने मुझसे कहा, शीतल, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? आपने घर पर ही नाश्ता कर लिया होगा। हाँ, मैंने बोला। विजय ने 2 और साहब ने 1 खाया। साहब ने कहा था कि वह एक टुकड़ा खाएंगे और बाकी विजय को दे देंगे, लेकिन उन्होंने पूरा पराठा खा लिया। इसे किसने बनाया? साहब ने पूछा। विजय ने हंसते हुए कहा,
निश्चित रूप से वह नहीं। मैंने कहा, मां ने इसे सुबह बनाया था। मैं शुरू में उन्हें लाने में झिझक रही थी। विजय ने लापरवाही से कहा, चिंता ना करो, जो भी लेंगे मैं और सर खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने कहा, मां से कहना कि यह बहुत स्वादिष्ट था। मैंने फिर सोचा, विजय सचमुच साहब के बहुत करीब था। साहब अपने काम में लग गए और विजय प्रेजेंटेशन के साथ कुछ कर रहा था। मैंने अपने गाने सुनना शुरू कर दिया। हम फैक्ट्री पहुंचे। साहब अपने कमरे में चले गए। जाने से पहले उन्होंने विजय से कहा, शीतल को भी कॉन्फ्रेंस रूम में ले चलो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। सम्मेलन कक्ष पूरी तरह से स्वचालित था और साहब के केबिन की तुलना में अधिक आधुनिक था। वहां एक बड़ा टीवी था जो सेंट्रल प्रोजेक्टर से जुड़ा था। सब कुछ स्वचालित और वायरलेस था। कोने में स्पीकर भी थे। मैं निश्चित नहीं थी कि सम्मेलन कक्ष के लिए वक्ताओं की आवश्यकता क्यों थी। सम्मेलन कक्ष में हम केवल 2 लोग थे। अन्य लोगों का आना अब भी बाकी था। मैंने विजय से पूछा, आज क्या होने वाला है? विजय ने कहा, हम अगले 10 साल में योजना बना रहे हैं कि कंपनी क्या करेगी, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं आज वहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। साहब ने मुझसे इसी पर काम करने को कहा था। साहब मुझे कंपनी की रणनीति और योजना में शामिल कर रहे थे। कंपनी के लिए मैं जो काम कर रहा हूं उसकी मात्रा पिछले कुछ समय से बढ़ी है, खासकर वर्कशॉप के लिए अपनी रणनीति लागू करने के बाद। हम अपनी कार्यशाला के लिए विभिन्न चीजों की योजना बना रहे थे। मैंने साहब से कहा था कि हमें अलग अलग ग्राहकों के साथ अलग अलग व्यवहार करने की जरूरत है। हमने 3 प्रकार की सेवाएं शुरू की। कार्यशाला के भीतर प्राथमिकता सेवा, वफादारी सेवा और नियमित सेवा। प्राथमिकता सेवा की कीमत बहुत अधिक होती है। कोई भी अपनी तात्कालिकता के आधार पर इसका उपयोग कर सकता है। इस पर चर्चा करते समय सर इसके बारे में थोड़ा सशंकित थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बड़े लोग केवल अपनी कारों में यात्रा करना पसंद करते हैं, इसलिए यदि हम उन्हें अलग से टैग करने में सक्षम हैं तो हम बेहतर राजस्व अर्जित करने के साथ साथ उन्हें अच्छी सेवा भी दे सकते हैं। दूसरा, मैंने सोचा कि व्यक्ति को वर्कशॉप की ओर खींचा जाना चाहिए, इसलिए हमने वफादार ग्राहक बनाना जारी रखा। हमने उन्हें अलग अलग छूट दी और इसके अलावा हम उन्हें अंक भी देते थे जो उन बिंदुओं के जमा होने पर एक मुफ्त सेवा में परिवर्तित हो जाते थे। अंतिम सेवा वह नियमित सेवा है जो अन्य कार्यशालाएं प्रदान करती हैं। इन रणनीतियों के लॉन्च होने के 60 दिनों के भीतर ही कारोबार बढ़ने लगा। शायद इससे सर को थोड़ा आत्मविश्वास मिला और उन्होंने मुझे इस कंपनी के लिए एक रणनीति के बारे में सोचने का मौका दिया। वे मुझे प्रशिक्षण दे रहे हैं और बाहरी प्रशिक्षण भी दिलवा रहे हैं। इस बार उन्हें लगा कि मुझे नैथलैक्स पेंट्स के लिए अगले 10 साल पेश करने का मौका दिया जा सकता है। मैंने सोचा कि यह प्रभावशाली था। विजय ने मुझसे पूछा, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं ना? बेशक, मैंने कहा। रामनाथ और स्मिता अंदर आए। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। बाद में एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कदम रखा। कद काठी में वह विजय से बिल्कुल उलटा दिखता था। मोटा आदमी, मैंने सोचा। उन्होंने कहा, सभी को नमस्कार। मैंने सोचा, कितनी मर्दाना आवाज है। विजय ने मुझसे पूछा, क्या तुम उन सबको जानते हो? मैंने कहा, बेशक मैं रामनाथ सर और स्मिता मैडम को जानती हूं, लेकिन मैं इस व्यक्ति के बारे में निश्चित नहीं हूं। विजय ने उनसे मेरा परिचय कराया। वह मिस्टर अजय हैं, जो कंपनी की सफलता के पीछे के व्यक्ति हैं, विपणन और बिक्री के प्रमुख। हाय अजय सर, मैं शीतल हूं, पार्ट टाइम बॉस की अप्रेंटिस। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो रहा है। विजय को सब पता है कि साहब ने मेरे लिए क्या किया है। फिर साहब अंदर आए और सभी ने खड़े होकर उन्हें शुभकामनाएं दी। साहब अपनी सीट पर बैठ गए। साहब ने कहा, आइए विजय की नजर से देखें कि इस कंपनी के अगले 10 साल कैसे दिखते हैं। स्टेज सब तुम्हारा है विजय। विजय ने उस बदलाव के बारे में बात की जिससे कंपनी को गुजरना पड़ा। उन्होंने इस बारे में बात की कि जिस कंपनी को वर्तमान में एक सामान्य पेंट कंपनी के रूप में देखा जाता है, वह एक विशिष्ट कंपनी बनने की ओर कैसे बढ़ेगी। उन्होंने इस बारे में बात की कि इस कंपनी में उत्पाद परिवर्तन कैसे होंगे और किस अंतराल पर होंगे। उन्होंने विभिन्न विचारों के बारे में बात की जिन्हें उत्पाद पक्ष के लिए बोर्ड पर लाने की आवश्यकता है
और उन्होंने अपने विचारों को सूचीबद्ध किया। अंत में उन्होंने यह कहते हुए सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत किया कि यह उस सर्वेक्षण द्वारा मान्य था जो उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले 5,000 लोगों के बीच करवाया था। उन्होंने यह भी बताया कि यदि जनसांख्यिकी विवरण और सर्वेक्षण को एक साथ रखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमें पेंट के बड़े पैमाने पर उत्पादक होने से लेकर DIY श्रेणी के उत्पादों में विशेषज्ञता के लिए रणनीति को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और हमें खुद को भारतीय पेंट से अलग करने की आवश्यकता है, जो DIY में एकमात्र कंपनी है। जब विजय अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो सभी लोग चुप रहे। मुझे शालीनता पसंद आई। मैंने सोचा विजय बहुत व्यवस्थित था। अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन्होंने कई क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी किए थे। मैंने देखा कि सत्र के दौरान अजय सर, रामनाथ सर और स्मिता मैम कुछ नोट्स ले रहे थे। मैं बस सुन रही थी क्योंकि मेरे पास कोई कागज या कलम नहीं था। जैसे ही प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ, स्मिता ने पूछा कि क्या उन्होंने यह देखने के लिए शोध किया है कि जिन उत्पादों के बारे में वह बात कर रहे थे वे दुनिया भर में कहीं भी उपलब्ध हैं या नहीं। विजय ने कुछ के बारे में बताया और कहा कि उन्हें दूसरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अजय सर बहुत सशंकित लग रहे थे। शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लोग बदल कर स्वयं करो कि योजना में आ जाएंगे। उन्होंने विजय से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि हम वहां सफल होंगे जहां इंडियन पेंट्स विफल रही थीं। विजय ने उत्तर दिया, शायद वे बहुत जल्दी इसमें शामिल हो गए थे जबकि बाजार इसके लिए तैयार नहीं था। अब मुझे लगता है कि यही समय है। इस पर मैं चुप नहीं रह सकी। मैं बाहर निकल गई और निश्चित नहीं था कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन अनैच्छिक कार्रवाई शुरू हो गई। साहब, मुझे लगता है कि विजय जो कह रहा है वह सही है। मैं बहुत से युवाओं को अलग अलग चीजें करते और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट करते हुए देखती हूं। युवा पीढ़ी की बदलती आदतें इस बदलाव को प्रेरित करेंगी। लोग स्वयं प्रयोग करने और चीजें करने के इच्छुक हैं। उनके लिए किसी दीवार या घर को रंगना या कार में जहां खरोंचे हैं वहां रंग लगाना रोमांचकारी होगा। यह भी एक बेहतरीन शौक की तरह होगा। एक बार जब कोई ऐसा कर लेता है तो उसे फेसबुक पर डालने की होड़ मच जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से लोगों को खुशी महसूस होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि ये उत्पाद तेजी से बिकेंगे। मैंने बहुत से लोगों को केवल उनके दोस्तों द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों को देखकर विभिन्न स्थानों पर जाते देखा है। लोग अपने द्वारा बनाई गई किसी चीज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं और इसे पारिवारिक गतिविधि, एक साथ बिताए गए गुणवत्तापूर्ण समय के रूप में उजागर करते हैं। पेंट क्यों नहीं? लोग पारिवारिक समय बिताना चाहते हैं। DIY श्रेणी के पेंटिंग उत्पादों से बेहतर क्या हो सकता है जो एक सुंदर, रंगीन पारिवारिक समय बिताने की अनुमति देगा? मुझे लगता है कि विजय एक वैध बात कह रहे हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस था। मुझे सहसा साहब की बात याद आ गई। उन्होंने मुझसे हस्तक्षेप न करने को कहा था, लेकिन मैंने हस्तक्षेप किया। मुझे इसका एहसास हुआ और मैंने कहा कि मुझे बेहद खेद है। शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए था। कोई कुछ नहीं बोला। साहब ने कहा, हमने विजय और उनके विचारों को सुना है। मैं चाहता हूं कि स्मिता और अजय अगला कदम उठाने से पहले इस पर सोचें और प्रतिक्रिया दें। हम 15 दिनों के बाद मिलेंगे। साहब ने बैठक समाप्त करते हुए कहा। साहब ने विजय और मुझे दोपहर के भोजन के लिए अपने कमरे में चलने के लिए कहा। उन्होंने जितेंद्र को भी चाय बनाने के लिए बुला लिया। हमेशा की तरह साहब अपना पाउडर पैक लेकर आए थे जो उन्होंने जितेंद्र को दे दिया। साहब ने प्लेटें करीने से निकाली और सब कुछ सलीके से मेज पर रखा और हम तीनों के लिए गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी और प्याज का रायता परोसा। मैं देख रही थी कि साहब को साझा करने में बहुत आनंद आ रहा था। उनके चेहरे पर बेहद खुशी थी, जो मैंने आज ही नहीं बल्कि उस दिन भी देखी थी जब हम पुणे जा रहे थे। क्या इससे लोगों से निकटता बनती है? मैं चुप नहीं रह सकी और मैंने साहब से पूछा कि उन्हें साझा करना क्यों पसंद है। क्या वह लोगों की देखभाल करने के लिए साझा करते हैं या कुछ और कारण था? उन्होंने कहा, बांटना आनंद फैलाना है और इससे जीवन को संतुष्टि मिलती है। यह न केवल दूसरे व्यक्ति के साथ होने का एहसास है, बल्कि दूसरों में खुशी देखने का भी है।
वे उनको बताने लगे कि उनके पिता के पास भले ही बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वे उसे बांटते थे। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि साझा करने से हम में देखभाल का गुण भी विकसित होता है। यदि बचपन से ही इसे विकसित किया जाए तो इससे सहयोग के गुण भी विकसित होते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया और मैंने यह अभ्यास जारी रखा है, साहब ने समझाया। दोपहर के भोजन के बाद हमें वापस मुंबई जाना था, क्योंकि साहब की बीकेसी में एक बैंक के साथ फिर से कुछ मीटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे विजय को खाना बहुत पसंद था। आप क्या शानदार बिरयानी बनाते हैं सर, उसने उत्साहपूर्वक कहा। हमने चाय पी और फैक्ट्री से निकल गए। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको भी यह पसंद आया होगा और ऐसी ही ऑडियो ड्रामा सीरीज सुनने के लिए बने रहें। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जानकारी दें। आपका उत्साह मेरी ताकत है।